जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए जेल पहरी में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। और याद रखें, इसके पहले हमने 2015 की भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। मैथ्स के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ टॉपिक वाइज, कुछ चैप्टर वाइज लेसन्स आपके लिए डाले गए हैं। वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके पेपर में बहुत मददगार रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं 2018 में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम है तो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। और 2015 में 30 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन 2018 के जो क्वेश्चन आए थे केवल 20 ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ही आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और याद रखिए हमारी कंडीशन क्या हैगी, सबसे पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर उसके सॉल्यूशन को देखें कि आपने उसी तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है और इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 356 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर में दूरी बटे समय। चाल बराबर का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। ठीक है, ये आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, चाल बराबर में दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, चाल बराबर में दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है वो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर चाल कितनी दिया है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितनी दिया है 16 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना जाना है 356, समय कितना लगेगा वही तो बताना है, समय कितना लगेगा वही तो बताना है। तो आपने इस समय के लिए यहाँ पर टी निकाल दिया, यहाँ पर 356 रखा, बटे में 16 ले आया। जब काटा पीटा तो कितना आ रहा है आपका, पहले 4 से काट, आपकी मर्जी, आपको जिससे काटना भाई काट सकते। तो 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 है, जिससे काट रहे हो उससे काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से काट दो, 4 चौको 16, फिर यहाँ पर 4 अट्ठे 32 हो गया और कितना बच गया 3 बच गया है ना। तो 4 नाम 36 हो गया। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22:1/4 है ना। 22 सही 1/4 आपका राइट आंसर आएगा। तो 22 सही 1/4 जो आया वो घंटे में आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप। 22 सही 1/4 घंटे, इसको आपको मिनट में सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे 22 सही 1/4 को, चूंकि आप जानते हो कि आधा घंटे को क्या लिखते हो आप, ठीक है, आधे घंटे को आप 30 मिनट लिखते हो ना। तो क्योंकि अगर हम ना कई बार आपसे ऐसा पूछ ले, कई लोगों को, ऐसा नहीं कि आप सभी को हो रहा होगा डाउट, लेकिन कई बार एक बार कईयों से ऐसा पूछ लेंगे कि 1/8 घंटे कितने बराबर है, कितने मिनटों के बराबर है। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 1/8 घंटे को मैं कितने मिनट के बराबर बताऊं, 1/6 घंटे को मैं कितने मिनट के बराबर बताऊं, 1/5 घंटे, इस तरह से कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर वही हम पूछ लेते हैं कि 1/2 घंटे, मतलब कि आधा घंटा अगर बोलते हैं कि आधे घंटे, तो वो तुरंत बता देता है 30 मिनट। अगर हमने बोल दिया कि आधा घंटा बताओ तो तुरंत बता देगा 30 मिनट। लेकिन न जाने कई बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/8 घंटे कितने मिनट होता है, 1/5 घंटे कितने मिनट होता है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए ये याद रखो कि घंटे को, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में आप कहोगे 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो अगर आपने आधा किया तो बोल दिया 30 मिनट। तो ये कैसे बोल दिया, एक्चुअल में आप आधे घंटे में 60 का गुणा कर रहे हैं तभी ना बोल रहे हो। तो आप याद रखोगे कि घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करके। घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करके। हम ऐसा समझा रहे हैं कि भाई जो एकदम नया है वो भी समझ जाए, और जो पहले से समझदार है वो तो होशियार है भाई। आप स्पीड बढ़ाकर देख लो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने काटा तो 30 मिनट आ गया। ठीक इसी प्रकार से 1/3 घंटे में आप करेंगे कि कितना हुआ, तो फिर 20 मिनट हो जाएगा। 1/4 का मतलब 1/4 का कितना हो जाएगा, जब करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। और आपका आंसर भी तो यही आया था ना भाई, कितना आया था 22 सही 1/4 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 22 घंटे, और 1/4 घंटे को आप बोलते हैं 15 मिनट। तो 22 घंटे 15 मिनट भाई, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, 22 घंटे 15 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी, मतलब ये क्या दिया, एक बिंदु दे दिया। क्या दे दिया, एक बिंदु दे दिया। तो बिंदु के निर्देशांक को समझिए। क्वेश्चन में क्या क्या आता है वो सारी बातें हम आपको बता दें कि बिंदु, इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें पूछ सकता है वो हम आपको बता दें। कि आपसे पूछेगा यहाँ पर कि बिंदु 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 -3 और 2 की कोटि बताओ। क्या बोलेगा कि कोटि बताओ। ठीक है, या फिर कोटि किसको बोलते हैं वो बताओ। कुछ भी बातें पूछ सकता है, हो सकता है वो बोलेगा बिंदु -3 और 2 की कोटि बताओ। अब ये कोटि और भुज क्या होती है वो समझाने के लिए हम आपको समझा दें कि देखिए, पहले आप लिखोगे एक्स और वाई। ये जो भी बिंदु होती है ना, जो भी बिंदु का हम नाम दे रहे हैं पी। तो मान लीजिए एक पी बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स और वाई। तो ये एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, हमने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका है जब 2015 के पेपर सॉल्व करवा रहे थे। लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, जितनी बार आता है हम आपको बता देते हैं ताकि आप भी ना भूलें और बाकी
कि क्या होता है, पहले बिंदु के बारे में समझा देते हैं, तो उसके बाद ये वाली चीज़ समझा देंगे, आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम आपको बता दें बिंदु क्या होती है। तो बिंदु मानिए कि अगर बी बिंदु पी, हमने बिंदु का नाम पी रख दिया है, तो मान लिया पी एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स और वाई। याद रखिए पहले जो भी चीज़ लिखा रहता है इसको आप एक्स का निर्देशांक बोलते हो, और जो बाद में लिखा रहता है उसको आप वाई का निर्देशांक बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर पहले जो लिखा रहता है उसको आप एक्स का निर्देशांक बोलते हो, और जो बाद में लिखा होता है उसको वाई का निर्देशांक बोलते हो। तो बिंदु अगर किसी का नाम हमने पी रख दिया तो उसमें एक्स का निर्देशांक और ये वाई का निर्देशांक है। अब हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एक्स को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसमें से किसी को बोलते हैं भुज और किसी को बोलते हैं कोटि। अब किसको बोलते हैं भुज और किसको बोलते हैं कोटि, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो उसको समझाने के लिए आपको ये समझा दें कि भुज और कोटि क्या होती है। तो भुज, आप पहले ये बताइए, भुज का मतलब हाथी से रिलेटेड होता है ना, आपने सुना होगा ना, हाथ का पर्यायवाची होता है भुज। तो भुज पहले हाथ आएगा कि पहले कोटि पहनोगे, तो सबसे पहले तो हाथ होना चाहिए ना आपके पास, तभी तो कोटि पहन पाएंगे ना हम। कोटि किसमें पहनी जाती है, हाथ में, तो पहले हाथ होना चाहिए। हाथ का मतलब पहले क्या होना चाहिए, भुज। पहले क्या होना चाहिए, भुज, और फिर होनी चाहिए कोटि। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले क्या होना चाहिए, भुज होना चाहिए, फिर होनी चाहिए कोटि। तो पहले आएगा भुज, उसके बाद आएगा कोटि, तो भुज और कोटि। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना आपको क्लियर कि एक्स को आप क्या बोलते हो, भुज, पहले हाथ होगा तो मतलब भुज, फिर उसके बाद वाई को बोलते हो कोटि, उसके बाद ना कोटि पहनोगे, तो एक्स को बोलते हो भुज और वाई को बोलते हो कोटि। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोटि क्या कहलाती है, वाई के निर्देशांक की एक्स के निर्देशांक, तो आप बोल देना कि वाई के निर्देशांक। एक्स के निर्देशांक को क्या बोलते हो, कोटि बोलते हो, अरे सॉरी भुज बोलते हो। तो ये सब अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मैथ में कि और क्या पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कल को ये भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर अभी तक ये क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं कि पूछा है, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि -3 और 5, -3 और 5 में भुज, क्या पूछा भाई, भुज माइनस कोटि बताओ, ये पूछ लेगा। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कोटि माइनस भुज बताओ, कोटि माइनस भुज बताओ। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या पूछ लिया, बोलता है भुज माइनस कोटि बताओ, कोटि माइनस भुज बताओ। तो भुज माइनस कोटि क्या होगा, आप बताइए, भुज किसको बोलते हैं, तो आपने बताया है कि भुज सर -3 होगा, भुज -3 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भुज होगा वो कितना होगा आपका, -3 होगा। तो भुज आपने लिखा -3, इसको मिटा दे भाई, इसको मिटा दे, थोड़ा सा अच्छे से कर देते वरना हौच पौच ना हो जाए इसी में। ठीक है, ओके ओके, पूरा मिटा देते हैं हम इसका फटाफट, ताकि आपको भुज और कोटि में समझ में जाए कि पहले दे दिया भुज और कोटि। तो भुज आपने बताया कि सर भुज तो -3 है और फिर कोटि -5 है, तो इसका अंतर कितना आया, -8 आया। इसका जो अंतर आया -8 आया। जबकि अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपका कि भुज और कोटि बताओ, मतलब अभी तो बोला भुज और कोटि का अंतर बताओ, कल को ये क्वेश्चन बोलता कि कोटि, कल को क्या बोला होता, कोटि और भुज का अंतर बताओ। अभी आया था -8, कोटि और भुज का अंतर बताओ, अगर ये बोल देता। तो अब बताओ कोटि कितनी थी, तो कोटि आप बोलोगे सर 5 थी। भुज कितना था, -3 था, तो माइनस का आगे लगा माइनस का पीछे लगा, तो यहाँ पर 5 और +3 हो जाता, जिसका आंसर 8 हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, पहले वाले का आंसर आया था -8 और इस वाले का अंतर कितना आ गया, इस वाले का अंतर आ गया कोटि और भुज का अंतर +8। ठीक है, +8 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर यही सारी गलतियां होती है, इसीलिए हम आपको हर चीज क्लियर करा रहे हैं कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें। जब इतनी बातें आप समझ चुके हो तो इसके बाद वाली बातें हम आपको बता दें। जब इतनी बातें आप समझ चुके हो, इतना सब चीज समझ चुके हो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो, कभी भी अगर आपसे ये पूछता है ना कि वाई अक्ष से बिंदु के निर्देशांक, क्या बोलता है, वाई अक्ष से बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर लिख देना वाई अक्ष से बिंदु के निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक बोलेगा, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। हम थोड़ा स्लो बोल देते हैं वरना बच्चों की कमेंट आती है कि आप बहुत तेज तेज बोलते हो सर। ठीक है, वाई अक्ष से बिंदु के निर्देशांक, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक्स के निर्देशांक, क्या लिख देना है आपको, एक्स के निर्देशांक। ठीक है, एक्स के निर्देशांक। और अगर बोलता है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, बोलेगा एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो वाई के निर्देशांक, क्या बोलोगे, वाई के निर्देशांक। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, अगर एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी तो वाई के निर्देशांक, एक्स अक्ष से वाई अक्ष से बिंदु की दूरी एक्स के निर्देशांक, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी वाई के निर्देशांक। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर ये बात क्लियर हुई हो तो हम आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं और ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, यहाँ समझो क्या रहेगा भाई, जैसे कि हमने दे दिया 3 और -5, क्या बोल दिया, 3 और -5, बोला हैगा वाई अक्ष से दूरी बताओ, क्या बोल दिए, वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो वाई अक्ष से दूरी हमने क्या बोला था, एक्स के निर्देशांक, और एक्स का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 3 है, एक्स का निर्देशांक क्या है 3, तो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। जबकि ये बोलता है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या बोला था हमने, वाई के निर्देशांक। लेकिन 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 क्या बात याद रखना है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए आप भले एक्स से पूछा तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो वाई के निर्देशांक -5 था, तो आप
-5 बोलते, लेकिन नहीं भाई, ये आंसर आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेकर चलना है दूरी। आई होप कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे, जितना हमने समझा दिया उसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बनेगा। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर चलते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर पे इतना सारा समझा दिए, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। तो अब यहाँ पर बोलता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक है -6, लेकिन क्या आप -6 को बोलोगे? नहीं सर, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आपने +6 लिया है ना। 6 तो आएगा ही, लेकिन +6 लोगे तो +6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। आंसर बताइए कितना आएगा। जितना भी चीज़ें सिखा रहे हैं ना, अच्छी तरह से एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स बनाइए, और जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उसको अलग से लिखते चलिए, तभी बहुत फायदा होगा। ठीक है, यदि एक कैंडी बार का वजन इतने ग्राम है और 4 किलो थैले में कितनी कैंडी। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो कितने आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। बोलता है कि एक कैंडी बार का वजन इतने और 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी। तो देखिए 4 किलो का थैला है, उसमें ग्राम कितने होंगे? 1000 का इंटू कर दिया। 4 किलो में कितने ग्राम होंगे? 4000। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलो में 1000 का इंटू कर दिया, 4000 ग्राम। और हर एक कैंडी है 40 ग्राम की, तो आपने 40 से डिवाइड कर दिया और पता चल दिया कि कितनी कैंडी, कुल कितनी कैंडी है। तो 0 से 0 को काट दिया, 0 से 0 को काट दिया, 4 से इसको काट दिया, कितना आया? 100। तो 100 कैंडी आपकी राइट आंसर चुटकियों में आपसे बने। इस क्वेश्चन को देखो आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, इस क्वेश्चन में बोलता है यदि एक व्हेल शार्क 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 3 घंटे में कितनी? वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बोलता है चाल कितनी दिया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस हमें निकालना है, 3 घंटे दूरी दे दिया है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर में यहाँ 3 डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए कितना होगा और क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस की कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। 80 किलोमीटर टोटल दे के रखा है, 80 किलोमीटर यात्रा टोटल दे के रखा है, और बोलता है इसका 40% आप तय करते हो पैदल और 60% तय करते हो बस से, तो 60% बस से हो गया। अब हमसे पूछा उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी बताओ। तो बस से, तो आपने बताया 80 किलोमीटर पूरी यात्रा थी, बस से पूछ रहा, तो 80 का 60% निकाल दीजिए ना। इतना आसान तो आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपने निकाल दिया, तो कितना हुआ? 8 6 48, 48 आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इसको टिक करें और आगे बढ़े। चलिए देख लीजिए सही आंसर है कि गलत। तो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेव का प्रयोग किया जाता है। सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार भी हम क्लास का अटेंड करी थी, परसेंटेज क्या सारी चीज़ें, आपको आसानी से बन जाता सारे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया गया, तो यहाँ देखो कि 50 छात्र के लिए एक सेब का प्रयोग कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 225 छात्रों के लिए कितने सेब का रिप्रेजेंट करेगा। आप इस तरह से बराबर है ना, कई लोग ये बराबर नहीं समझ पाते, हम इसको बार बार बराबर बोल देते हैं, लेकिन आप इसको बराबर नहीं समझ पाते हो। तो ये समझो भाई कि क्या बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, कि 50 जो बच्चे हैं उसके बराबर में एक छात्र है ना, ये बराबर का कॉन्सेप्ट हम जो समझाते हैं बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो यहाँ पे देखो 50 छात्र एक सेबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 225 छात्र कितने सेबों का प्रतिनिधित्व करेंगे? 25 से 2 बार में, 25 से 9 बार में, फिर कितना आ गया? 4.5 सेब आ गए, 4.5 सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन पर बताएं क्या होगा। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस समझे अच्छी तरह से बन जाएगा आपसे। तो बोल रहेगा सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसके लिए ना कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना दिक्कतें हो जाती है, आप फंस जाते हैं। कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, कुल इतने कैप्सूल हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कुल कितने कैप्सूल हैं? 23520। कुल कैप्सूल कितने? 23520। और एक पात्र में कितने कैप्सूल है? 8। तो आपने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये पता चल गया कि आपके पास कितने पैकेट्स आएंगे, कितने पात्र आएंगे। लेकिन आपको मालूम है, देखा होगा ना आपने दवाई का डब्बा, तो दवाई के डिब्बे में क्या होता है? एक डब्बे में 10 वो उसको क्या बोलते हैं भाई? एक डब्बा रहता है, उसमें 10 तो क्या होते हैं? आप क्या बोलेंगे उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलना चाहिए। यहीं पर जो पैकेट और पात्र दिया ना, तो उसी को बता रहे हैं कि एक पात्र में 8 कैप्सूल है, तो जब आपने 8 से डिवाइड किया तो आपको इतना पता चल गया कितने पात्र हैं, आपको इतना पता चल गया कितने पात्र आएंगे टोटल। और आप जानते हैं कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, तो आपने इसको 14 से और इंटू कर दिया। पहले आपने इसे 8 से डिवाइड किया था, तो ये आ गया था कुल
पात्र कितने हैं हमारे पास, और कुल पात्र को जब आपने 14 से डिवाइड कर दिया तो आ गया कुल पैकेट कितने हैं हमारे पास। तो फटाफट काटा पीटी मचा दो भाऊ, कितने कितने से काटना है आपकी आपकी मर्जी, आप जिससे काटना चाहो काट दो भाई। तो पहले अपन 7 से काट देते हैं, जिससे आपको काटना है उससे काट सकते हो, आपकी मर्जी रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा काट पीट लीजिए, कितना आएगा भाई, हम भी काट लेते हैं फटाक से, अभी काट लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कितने काट दिए थे, 8 से काट रहे, 8 से काट दो, पहले 14 से नहीं काटे है ना, 8 से काट दिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, कितना बच गया भाई आपका, 16 के बाद कितना बच गया, 7, ठीक है। तो 7 के बाद 8 नाम 72, फिर कितना बच गया 3, 8 चौको 32 और फिर 0, ठीक है। फिर आपने 7 से काट दिया, 8 एकम 8, 7 से काट दिया दूनी बार में, और 7 से इसको काट दिया, 7 चौको 28, फिर कितना बच गया 7 दूनी 14 और 0, फिर 2 से इसको काट दिया तो कितना हो गया 210, आपका राइट आंसर। तो कहाँ है 210 भाई, ऑप्शन नंबर 2 में, इसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन पर समझते हैं, ये तो आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट हो गया ना, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट हो गया, कैसा क्या हो गया 6999। यहाँ पर बोलता है जो इसका है ना, इसका पूरा क्यूब पूछ रहा है, बोलता है 69853, पूरा लिख दें हम अच्छी तरह से, 69853 के घन का इकाई अंक, के घन का इकाई अंक। और इकाई अंक के लिए आप जानते हो कि केवल लास्ट यूनिट लो, इकाई अंक के लिए आप जानते हो केवल लास्ट यूनिट से काम करो ना। तो 3 का क्यूब पूछ रहा है, 3 का क्यूब का मतलब कितना होगा 27, 27 के लास्ट में क्या आया 7, तो 7 इसका इकाई अंक होगा, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इकाई का कॉन्सेप्ट जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, तब आपको बताएंगे इकाई अंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी याद रखें कि आपसे बोल रहा था इस पूरे का, उस पूरे का क्या बोल रहा था, इस पूरे का क्यूब बोल रहा था। क्यूब का मतलब जो भी आपसे बोल रहा है, आप केवल लास्ट अंक का, इकाई से मतलब है तो केवल लास्ट अंक का क्यूब करें। तो लास्ट अंक का जब आपने किया तो 27 आ गया, 27 का 7 लास्ट कहलाएगा, तो इसलिए आपने उसको 7 ही इकाई अंक बोला। अब इस पर चलते हैं, बोलता है चर सहित सही समीकरणों का चयन कीजिए। तो सही समीकरण क्या होता है, जो संतुष्ट हो जाए, ठीक है। सही समीकरण का अगर हम एक्चुअल एक्सप्रेशन व्यक्त करें तो एक्सप्रेशन समीकरण का क्या होता है, ax² + bx + c, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ax + b + c, मतलब जो भी है बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरह के कोई भी टर्म्स है ना, तो ये कहलाते हैं समीकरण। ये पूरे मतलब इक्वल टू कुछ हो, उसके मान कुछ आए ना, उसका मान कुछ ना कुछ आ सके, ऐसा नहीं कि भाई प्रोबेबिलिटी में फंस रहा है, कुछ ना कुछ उसका मान आए, है ना, फिक्स रहे उसका मान, उसी को आप समीकरण कहते हैं ना। मतलब बराबर में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ ना कुछ हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो ग्रेटर देन और स्मॉल देन की बात कर दिया, तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने देखा सिंबल ग्रेटर देन स्मॉल देन हुआ तो वो एक समीकरण नहीं कहलाएगा भाई। तो ये ग्रेटर देन हो गया, स्मॉल देन हो गया, ये वाला आपका समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चर का जो भी मान है ना, वो आप परफेक्ट नहीं निकाल पाओगे। एक्स का क्या होगा, पी का क्या होगा, तो इसमें फिर प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आप देखिए यहाँ पर भी ग्रेटर देन, मतलब आप समझिए ग्रेटर देन स्मॉल देन का जहां पर भी सिंबल लगेगा वो समीकरण नहीं कहलाता, आप इस तरह से याद रखिए। तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, यही वाला समीकरण कहलाएगा जहां पर आप चरों के मान निकाल सकते हैं। इस तरह से याद रखें कि जहां पर हम चरों के मान निकाल सकते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, एक समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण केवल 3 ही नंबर का कहलाएगा, बाकी कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में आपको, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। यहाँ पर बोलता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतने के अद्वितीय हल है। आप लोगों को अद्वितीय हल की कंडीशन तो मालूम ही होगी ना। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। जो शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें हमने बताई है पहली वाली वीडियो में, है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, वरना हम आपको पूरा पहले से बेसिक बता चुके हैं। ऐसा कोई भी अगर नया कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलेगा जो हमने आपको पहले नहीं बताया है, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें जरूर आपको बता देंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो फिर कुछ बताकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, जो नॉट इज इक्वल टू की कंडीशन होती है, मतलब एक अद्वितीय हल जो होता है ना, एक अद्वितीय हल को ही बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये चीजें कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो अब अगर ये कंडीशन है तो यहाँ देखिए a1 कितना है 2, b1 कितना, a2 कितना है 5, ये आपका a1 कहलाएगा, ये आपका a2 कहलाएगा, ये तो आपका b1 कहलाएगा, ये आपका b2 कहलाएगा, ये आपका c1 कहलाएगा, ये आपका c2 कहलाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2, तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए b1। b1 कितना है भाई, b1 आपका है 3 और b2 कितना है k। तो जब आप यहाँ से k का मान निकालेंगे तो कितना आएगा k का मान, k को आप यहाँ ले गए, नॉट इज इक्वल टू 5 का यहाँ त्रिक गुणा कर दिया 15/2, तो k इज नॉट इक्वल टू 15/2, मतलब k का मान 15/2 नहीं होना चाहिए एक अद्वितीय हल के लिए। अगर एक अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या नहीं होना चाहिए, 15/2 नहीं होना चाहिए, तभी होगा वो एक अद्वितीय हल। अगर 15/2 रख दोगे तो फिर एक अद्वितीय हल नहीं हो पाएगा। ये चीज हुआ। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। फिर भी अगर कोई चीज बच जा रही है, कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि सर वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ
हुआ था, आप स्लो बोलिए, ज़्यादा, मतलब जो भी चीज़ है ना बिल्कुल बताइएगा बेहिचक, ठीक है। यहाँ पर आते हैं मध्य बिंदु। पहले हमने आपको मध्य बिंदु के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया होगा कि मध्य बिंदु क्या होता है। तो यहाँ पर तो केवल ऐसे ही पूछ रहा है कि -4 और 2 के मध्य बिंदु। तो पहले आप समझिए कि कोई भी एक लाइन है, अगर कोई भी एक लाइन होती है तो यहाँ पर होता है माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर होता है पॉजिटिव का इन्फिनाइट, यहाँ पर होता है 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 पूरी लाइन चलती है, और यहाँ पर नेगेटिव में चलेगा -1 -2 -3 -4 -4। तो आप ये समझिए कि मध्य बिंदु, ये तो हो गई एक लाइन है ना, कईयों को अगर लाइन क्लियर ना हो तो समझिए कि यहाँ पर कैसे क्या रहता है। तो अब मध्य बिंदु की बात करते हैं। अगर हमने आपसे ये बोला कि 1 2 3 और 4 और 5 का मध्य बिंदु बताइए, तो आप बोलोगे 3। देखो ना मध्य में क्या है, 3 है, इसलिए आप मध्य बिंदु 3 बोलोगे। लेकिन वही अगर हमने बोल दिया 1 2 3 डैश 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 9 का, तो मध्य बिंदु क्या होगा। तो आपने कहा अब इसमें मान लो इतना बड़ा है तो इतना बड़े में भी शायद निकाल दो, लेकिन अगर आप नहीं बता पाओगे तो आप 1 और 9 को जोड़ोगे, बोलोगे 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5। तो इसका मध्य बिंदु कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अगर कल को बड़ा दे दिया 1 2 3 डैश 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 195 दे दिया, 195 दे दिया और बोलता है मध्य का बताओ, अब कैसे बता पाए। अब इतनी सारी गिनती कहाँ से देखेंगे कि मध्य में कौन है। तो इसी को देखने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 195 है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दो, वही आपका मध्य बिंदु कहलाता है। तो मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु एक प्रकार से दोनों का औसत की तरह काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पर मध्य बिंदु का नाम दिया है m। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आप फर्स्ट नंबर 4 दिया हुआ है, लास्ट नंबर 2 दिया है, क्योंकि इन्हीं के बीच का तो बिंदु आपको निकालना है ना, -4 और 2 के ही बीच का बिंदु तो आपको निकालना है। तो फर्स्ट नंबर 4 दिया, लास्ट नंबर 2 दिया, तो इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, जोड़ा तो कितना आया -2, डिवाइड बाय 2 किया तो जब काटा तो -1 आया। -1 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कईयों को और, हाँ इसमें ना कई लोगों को और भी समझना रहेगा, तो उसको समझाने के लिए हम समझा दें कि मान लीजिए अगर एक लाइन है, मान लीजिए अगर एक लाइन है तो -4 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -1 हो गया, ठीक है, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। तो इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा आपका, तो खुद ही देखिए कि मध्य बिंदु इसमें क्या हैगा। तो यहाँ पर 3 नंबर हो गया और यहाँ का 3 नंबर हो गया, तो बीच में क्या बचा, माइनस का 1 बचा ना, तो यही इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 ही मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई आपका, तो यहाँ पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसमें तो आंसर आपका दिख गया, कोई बात नहीं, दिखने से उससे क्या होता है, आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो बनने कैसा चाहिए, या तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो आप देख कर ही बता सकते हैं कैसी क्या चीज़ है, फिर भी देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि आपका दो बिंदुओं के आगे देखिए दशमलव का कॉन्सेप्ट समझिए कि दशमलव का कैसा, कभी भी यदि वर्गमूल निकालने को कहता है और दशमलव लगाए तो कम से कम 2 2 का जोड़ा होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 2 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसका मतलब दशमलव के जब बाहर आएगा तो एक संख्या के बाहर दशमलव लगेगा। दशमलव के रूट के अंदर है ना, दशमलव दशमलव बोले, अंडर रूट के अंदर 4 संख्याओं के आगे दशमलव है, तो जब बाहर आएगा तो केवल 2 संख्या के आगे दशमलव रहेगा। अगर अंडर रूट के अंदर 6 संख्याओं का है तो बाहर आके 3, मतलब अगर इसमें 2 2 का जोड़ा जितना बनेगा ना, 2 2 के जितने पेयर रहेंगे बाहर उतना ही आपको 2 से भाग दे देना। मतलब ये समझिए, अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता है और कल को बोलता है कि डैश 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 30 अंकों की संख्या है, 30 अंकों की संख्या है, तो इसके वर्गमूल के आगे कई को ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं कल को यही कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको दे देगा। डैश 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 30 अंकों तक की एक संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालने पर कितने अंकों तक कितने अंक के पहले दशमलव आएगा, ठीक है। तो कितने अंकों के पहले आएगा, 15 अंक, डैश 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 15 अंक, 15 अंक के पहले दशमलव लगेगा। अगर अंडर रूट बोलेगा किसी संख्या का दशमलव, मतलब इस तरह का लिख कर दे देगा, जैसा हमने लिखा है वैसे ही लिख के दे देगा आपको कि दशमलव के पास डैश 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 30 अंक तक का वर्गमूल होगा, डैश 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 15 अंक, डैश 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 60 अंक, ऐसे करके कुछ भी दे देगा, तो आप बताना कि डैश 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 15 अंक का होगा, ठीक है। अगर 30 अंकों तक का है तो उसके बाद दशमलव के बाद 15 अंक तो उसके आगे ही आपको दशमलव लगेगा। तो इस तरह की चीजें को आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलता है 2304 किसका वर्ग है। तो वर्गमूल निकालने की और घनमूल निकालने की शायद हमने आपको ट्रिक बताई होगी। तो यहाँ पर बताया तो क्या देखा कि 4 किसके किसके लास्ट में आता है, किस किसके वर्ग के लास्ट में आता है, तो आप बोलोगे 2 के में और 8 के में। 4 किसके किसके लास्ट में आता है, 2 में आता है और 4 में 8 में आता है, लास्ट में 4। अब देखिए 23 किसका वर्ग है, तो 23 किसके वर्ग के पास है, तो 23 है 5 के वर्ग के पास, 4 के वर्ग बड़ा हो जाए, मतलब कि 23 आपको ऐसा कोई नंबर बताना है जिसका वर्ग 23 से छोटा हो या 23 के बराबर हो, बड़ा नहीं चलेगा। आपको ऐसी कोई संख्या बताना है जिसका वर्ग 23 हो या 23 से छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। तो आपने बोला 4, क्योंकि 5 का वर्ग तो 25 हो गया था, बड़ा हो जा रहा था, तो 4 का वर्ग 16 हुआ। अब आप 23 में से 16 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो जब आप इसे घटा रहे हैं तो 7 बच रहा है, जब आप इसे घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। ये 7 जो है वो 4 से क्या है,
चार, 7 जो है वो 4 से क्या है, तो 7 जो है ना 4 से बड़ा है, इसलिए बड़ा नंबर। 4 जो है, जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर आपको देखना है, रिमाइंडर आपको देखना है। यहाँ पर इसको आप डिवाइजर कंसीडर कर दे कि ये डिवाइजर और रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर, ठीक है, इसके बारे में बता देंगे कि रिमाइंडर बड़ा है छोटा, ये सारी चीज़ें सिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 किस किस के वर्ग में आ सकता रहा, 2 के और 8 में, ठीक है। फिर आपने देखा ये जो 23 है वो 4 किसके वर्ग के पास है, तो 4 के वर्ग के पास है 23, है ना। कितना हो रहा है, 4 का वर्ग 16, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 तो ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए आपने 4 का वर्ग 16 लिया, जब घटाया तो 7 बचा, तो 7 4 से बड़ा था इसलिए आपने बड़ा नंबर लिया। तो 48 कहाँ पर, ये है, यही अंतर, और 0.1 अंक एक संख्या के आगे लगेगा वो भी लगाए। अब हाँ, जो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हमने बताया उसको समझा दे थोड़ा। आप ये लास्ट में तो देख लेते हो, जितने भी अंक रहते हो उसके लास्ट में आप देख लेते हो कितनी क्या क्या होना चाहिए, वो तो आप हो गया, एक बड़ा नंबर रहेगा और एक छोटा नंबर रहेगा, 2 नंबर आते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए आप हमेशा लास्ट से 2 अंकों को छोड़ देते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए आप हमेशा लास्ट से 2 अंकों को छोड़ देते हैं, ये आपने छोड़ दिया, ठीक है, 2 अंकों को। अब आप यहाँ पर देखते हैं ऐसी संख्या, यहाँ पर आप बोल देते हैं डिवाइजर, इसको आप डी से डिनोट कर दो, डिवाइजर, ठीक है। आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसका वर्ग यहाँ पर आई संख्या से छोटा हो या बराबर हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा। फिर जो भी आता है आप वहां लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसको माइनस करते हैं, तो जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो भी यहाँ पर आता होगा तो आप उसको बोल देते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, अभी पिछले बार में सिखा दिया ना, तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि रिमाइंडर यदि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है या रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर है, या तो रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है या रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर है, तो आपको कौन सा नंबर लेना है, बड़ा संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या लेना है। कौन सा नंबर लेना है, बिग नंबर लेना है। यदि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है या रिमाइंडर मान लो कुछ बचा ही नहीं, तो आपको स्मॉल नंबर लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है या रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर है, तो आपको बड़ा नंबर लेना है। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर बराबर में 0 आ गया, तो आपको छोटा नंबर लेना है। जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी तो वर्गमूल बहुत ही आसान चुटकियों से आपसे बनेगा, तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्योंकि अभी वर्गमूल घनमूल तो सिखा नहीं रहे, लेकिन हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो सीखिए और उस तरह का क्वेश्चन करिए और देखिए उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में बोलता है कि पूर्णांकों की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। क्या बोल रहा है, -5 चाहिए उसको, तो -5 देखते हैं, अंतर बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या ले लिया आपने कितनी, -2, ठीक है, -2 और -7, इनका जब आप अंतर निकालोगे कितना आएगा, -9 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 6 और -11 कर दिया, क्योंकि अंतर बोला तो माइनस तो बीच में लगाओगे ना, 6 और -11 का अंतर दिखाया तो 5, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन हम इसमें समझा दे रहे हैं कि लास्ट वाले क्यों नहीं हो, क्योंकि कई लोग इसमें डाउट रहे, ठीक है, कई लोग इसमें डाउट हो जाते हैं। तो यहां समझिए कि पहला नंबर है 7 और फिर दूसरा नंबर है -2 और इनका अंतर बताना है। तो ये तो एक नंबर है ना, तो अंतर बताने के लिए तो आप माइनस का यूज करोगे, तो ये इतना हो गया 7 और +2 ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 हो गया। इसीलिए ना, समझ रहे हो कि इसी को मत बोल देना -5 है वो। अब यहां पर इसको भी कई लोग देख लेते हैं, इसको भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि -3 और -2, तो यहां पर -3 अगर -2 को जोड़ोगे तब ना आएगा -5। इसने तो पूछा अंतर, इसका मतलब -3 और फिर माइनस, तो ये है ना, ये दोनों अलग अलग संख्या है, इनका अंतर तो हो जाएगा -3 और हो जाएगा +2, तो अंतर आएगा -1। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि -5 का अंतर केवल दूसरे वाले ऑप्शन में, इसको टिक करके आपको आगे बढ़ जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको शायद थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी समझानी पड़े हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अगर आपको पता रहेगी तो ही क्वेश्चन बन पाएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम आपको समझा दें कि ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज ना, है ना, क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया, तदनुसार ऊंचाई इतनी दे दिया है। अरे यार ये तो बड़ा आसान सा दिया है, क्यों टफ हम क्यों बोल रहे हैं इसको, ये तो बड़ा आसान दे दिया ना, ये हमको लगा थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए दिया, बड़ा आसान दिया क्वेश्चन। चलिए तो पहले आप ये बताइए मुझे कि समांतर चतुर्भुज किस तरह का दिखता है, तो आप बोलोगे ये इस तरह का आपका समांतर चतुर्भुज दिखाएगा कि आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दो, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या रहेगा, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, यदि ए है तो ये बी होंगे, ठीक है, ये इसके बराबर होगा और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो भी ऊंचाई, यहाँ वाली ऊंचाई बोल दो, यहाँ वाली ऊंचाई बोल दो, ठीक है, कहाँ कहाँ की ऊंचाई बोल दो, यहाँ की ऐसी ऊंचाई बोल दो या यहाँ की ऐसी ऊंचाई बोल दो, ठीक है, ये जो एकदम इससे टच करके लाना है, ठीक है, इसको ऊंचाई बोल दो, तो इसको आप ऊंचाई बोलते हो। तो यहाँ पर समझते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आधार गुणित ऊंचाई, होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणित ऊंचाई कर दो, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार गुणित ऊंचाई कर दो, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या देकर रखा है, बोलता है
कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 दे के रखा है। कितना दे के रखा है? 104। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है? आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो एक क्षेत्रफल कितना देकर रखा है? 104। तो 104 दे दिया है बराबर में आधार कितना दिया नहीं मालूम, ऊंचाई कितना दिया? 8। ऊंचाई कितना दिया? 8। तो अब आप ना क्या कर रहे हो उससे, ठीक है, इससे आप क्या निकाल रहे हो भाई? जब आपको दे दिया तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया, तो ऊंचाई से आप एक आधार निकाल ले रहे हो। तो कौन सा आधार निकाल रहे हो? जब 8 से 104 को डिवाइड किया, 8 एकम 8, कितना बच गया? 2। 8 तिया 24। तो एक आधार आप निकाल दिए 13। एक आधार आपने निकाल दिया 13। कौन सी ऊंचाई से? केवल इसका आधार के तदनुसार। इसने बोला है ना एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई, ठीक है, मतलब जो आधार है ना उसके अकॉर्डिंग लिया गया तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। और ये आधार दूसरा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने वोकैब यूज किया है कि एक अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। क्योंकि सर आधार गुणित ऊंचाई है तो इन दोनों का गुणा करके क्यों नहीं आ रहा है 104? समझ रहे हो? 9 और 8 का गुणा करके क्यों नहीं आ रहा है? तो ये आधार और ऊंचाई, क्योंकि हमने तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये ना लिखा है, आपको आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए। और आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो यहाँ पर क्लियर करो कि आधार का क्षेत्रफल हमने लिखाया आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई हमने क्षेत्रफल निकाला, तो आधार तो 9 है और ऊंचाई 8 है, तो इनका गुणा करने पर आना ना चाहिए 104। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो हम समझा देते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपने इस तरह का बनाया, तो यदि ये वाला आधार ले रहे हो, यदि ये वाला आधार ले रहे हो तो इस आधार के ऊपर ऊंचाई लो, इस आधार की ऊंचाई लो, ये होता है आधार। यदि ये वाला आधार ले रहे हो तो ये वाली ऊंचाई, ये वाला आधार ले रहे हो ये वाला, मतलब आधार की ऊंचाई लो ना। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, तो ये आधार है तो ये वाली ऊंचाई, ठीक है। और यदि आप इस आधार को मान रहे हैं, किस आधार को मान रहे हैं? इसको आधार मान रहे हैं, तो इसके हिसाब से ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसके हिसाब से ऊंचाई ये हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छा बना दे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए, ऐसा, ठीक है, ये रहेगा। तो आप अगर इसको आधार मान ले रहे हो, इसको आधार मान रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो भी ऊंचाई आ रही है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं खींच पा रहे हैं, जो भी ऊंचाई आ रही है आप उसको मानो ना आधार, ठीक है। अगर ये वाला आधार है तो ये वाली यहाँ से ऊंचाई मानो, ठीक है। उस आधार के ऊपर जो ऊंचाई आएगी वो माना करो, ठीक है। उस आधार के ऊपर जो भी ऊंचाई आ रही है, लंबवत 90 डिग्री बन रहा है, वो ऊंचाई को ही आप मानेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ही आपका एरिया आएगा। ऐसा नहीं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कैसे पता चलेगा सर कि ये दोनों आधार अलग अलग है? तो देखिए आधार के तदनुसार ऊंचाई, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो 8 है, और जबकि एक अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम चाह रहे हैं कि एक चीज आपका क्लियर हो जाए। तो आप समझ में आया कि हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये बताया आधार गुणित ऊंचाई, और आधार को 9 क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमने कहा ये जो आधार है ना वो इस ऊंचाई के रिस्पेक्ट में है, तो इसका 8 रख दिया, इसका आपने x मान लिया था और इसका 104 निकाला था, तो x का मान आपका आ गया था 13, है ना। अब आपको चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सबका योग। तो ए 2 बार, बी 2 बार, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2a + b। ए 2 बार, बी 2 बार, तो परिमाप हो जाएगा 2a + b। तो ये हो गया 2। a का मान दिया है कितना? एक का मान 13 दिया, एक का मान 9 दिया, दोनों को जोड़ दिया। 9 और 13 को जब आपने जोड़ा तो आया 21, और 21 का जब आप 2 गुना करोगे तो 21 आया। कितना है भाई? हम गलत जोड़ दिए कहा, ठीक है, नहीं, इसको जोड़ दोगे तो भाई 22 हो जाएगा, सॉरी, है ना, 22 हो जाएगा। 22 का 2 गुना करोगे तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक केवल लोग 6 दे देते हैं आंसर, जल्दीबाजी में केवल लोग 6 ही आंसर दे देते हैं, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि केवल इसने एक्स का गुणांक बोला ना। तो आप देखिए एक्स के साथ जो भी कुछ गुणा है मैं सब बोल दो, एक्स के साथ जो भी कुछ गुणा मैं सब बोल दो, तो मैं केवल एक्स को छोड़ देता हूँ, 6 बच गया और वाई बच गया ना, तो ये 6 और वाई स्क्वायर मतलब 6y² एक्स का गुणांक कहलाएगा। 6y² आपका एक्स का गुणांक कहलाएगा। मान लो कल को ये होता 13x² y³ z⁵, ठीक है, z⁵ प्लस 9 x, मतलब 9x, हाँ ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछता कि z का गुणांक बोलो। क्या बोला उसने? केवल z का गुणांक बोलो। तो अगर केवल z का गुणांक बोलेगा ना तो यहाँ पर समझते चलो, हम इसीलिए आपको हर तरीके के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आया बनना चाहिए। अगर इसने केवल z का गुणांक बोला तो आप केवल z के गुणांक में बोलो, क्या बोलोगे आंसर? जितने लोग अगर ये दे रहे हो ना 13x² y³ गलत दे रहे हो, 13x² y³ तो आएगा ही आएगा। इसने तो केवल z बोला, जबकि यहाँ पर z की घात 5 है, तो आप बोलोगे z की घात 4, इसका गुणांक बोलोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लीजिए कल को यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, बोलता 13x² y³ z⁵ प्लस 9x प्लस 3, इस तरह का कोई क्वेश्चन देता है, बोलता है z का गुणांक। तो z तो इसमें है ही नहीं, z तो इसमें है ही नहीं, इसी में z है। अब इसमें z है तो z का गुणांक बताने के लिए आपने कहा 13 भी गुणा में, x² भी गुणा में, y³ भी गुणा, क्योंकि ये तो हमने समझा दिया, इसको समझा रहे हैं, ठीक है। और फिर z, तो केवल z का मतलब z की घात 5 दिया है भाई, यहाँ तो केवल z का गुणांक बोला है तो z⁴ हो जाएगा। जबकि भाई यदि इसमें क्या दे देगा आपका क्वेश्चन,
आपका क्वेश्चन दे देगा कि z की पावर 5 का गुणांक बोलो, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या, 13 x की पावर 2 y क्यूब, और मतलब जो भी पूछ रहा है ना उसको छोड़ देना, बाकी सबको ले लेना है। तो बस z की पावर तो 5 पूछे ही था, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर अगर बोला होता कि मान लीजिए एक और दे दे रहे हैं हम 3x² y क्यूब में बोला होता y² का गुणांक, तो आप तो बहुत होशियार हो चुके होंगे कि y² का गुणांक क्या बोलोगे, बोलोगे 3x², क्योंकि x² तो इसमें दिया नहीं है, और देखो y² दिया और y क्यूब वहां ऊपर दिया, यहाँ पर y क्यूब है और यहाँ पर केवल y², तो इसका मतलब एक और y लेना पड़ेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने बनाए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन निश्चित मानिए इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि इस तरह के, मतलब है तो बेसिक क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी ना बहुत भारी क्वेश्चन दे दिया है, तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग के साथ खेला जा सकता है। तो अपने दिमाग को स्थिर रखना है और जो भी बात वो पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर देते आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है एक ड्रम ना 2/3 भरा है। पहले तो ये समझिए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, पहले फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी चीज फ्रैक्शन में अपने आप में एक होती है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में अपने आप में एक होती है। इसमें से अगर हम बोल रहे हैं 3/5 काम हो गया है, तो आप तुरंत बता देना 2/5 काम बचा है। हमने बोला कोई भी मिठाई हमने 3/4 खा लिए, तो कितनी बची है, 1/4 बची है। तो कोई भी चीज आप फ्रैक्शन में जब भी करते हो माइनस करना होता है, आप एक से ही माइनस करते हो, ठीक है। तो अगर ये समझो, और माइनस करने की टेक्निक भी समझो, -1 काम था उसमें से 17/23 काम हो गया, तो आप देखिए 17 23 से कितना कम है, तो 17 जो है वो 23 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 6, तो ऊपर 6 का 6 लिख दो और नीचे 23 लिख दो, तो 6/23 काम बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने लिख दिया कि 15/17, तो आप देखिए 17 से 15 कितना कम है, 2/17, जो नीचे रहेगा वही का वही लिख देना। एक में से माइनस करना आपको 23/29, तो 29 23 से कितना कम है, 6/29, इतना सा घटाने पर आएगा। तो इस तरह की जब चीजें आप समझ चुके हो, तो आप समझो कि एक ड्रम था जिसका 2/3 भाग भर चुका है। तो आप बताइए कि कितना भाग खाली है या कितना भाग और भरना, तो आप बोलोगे 1/3 भाग और भरना है। कितना भाग और भरना है, तो आप बोलोगे 1/3 भाग और भरना है, क्योंकि हमने आपको बताया एक में से आप जब 2/3 को माइनस करोगे तो 1/3 आएगा। तो 1/3 भाग और भरना है, और 1/3 भाग जो भरना है वो 50 लीटर और भरना है। किसने बोला 50 लीटर और भर जाएगा पानी, तो 1/3 50 लीटर के बराबर, तो पूरा एक काम या एक पूरा टैंक कितने लीटर के बराबर, 3 का इधर गुणा कर दोगे तो 150 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो 150 लीटर के बराबर होगा, तो यहाँ पर 150 लीटर है क्या, ये है। अगर बोलता है ड्रम की क्षमता या कुछ भी है ना, आपने गुणा कर दिया तो 150 लीटर आ गया, तो ड्रम की क्षमता, ये 3 का यहाँ गुणा कर दिया 150 हो गया, ड्रम की क्षमता तो 150 लीटर। वही कल को अगर ये पूछ लिया होता, क्या पूछ लेता कि कितना भाग भरा हुआ था, तो आपको मालूम है एक पूरा जो टैंक आपने निकाल दिया था वो 150 लीटर का निकाल दिया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कितना ड्रम भरा हुआ था, ड्रम का 2/3 भाग भरा था, तो यहां पर भी जो पूरा ड्रम आपने निकाला ना उसका 2/3 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, तो 100 लीटर ड्रम भरा था। अगर आपसे ये पूछता है कि कितना ड्रम भरा हुआ था, 100 लीटर ड्रम भरा हुआ था, ठीक है। और कितने ड्रम की क्षमता थी, तो 150 लीटर की क्षमता थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन को तो केवल हल करना है, तो हल करते समय देख लेते हैं भाई, नीचे गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 तिरका -9, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, तो अब चूंकि बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, इसीलिए तो हमने कहा इतने आसान क्वेश्चन पूछा कि आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे भाई, देखते हुए कई क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेस तो सबका सेम है 14, और ऊपर जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6/14 को जब आप काटोगे 2 से 3, 2 से 7, तो 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहां पर देखिए ए, बी तथा सी तीनों संख्याएं ए का 1/b और सी इतना है, तो इसको समझना होगा, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे समझना होगा। जो फर्स्ट टाइम करे उनके लिए ना, ए का 1/3 है बी, तो ए का 1/3 है, ए का 1/3 बी है, ठीक है। ए का जो है 1/3 बी है, तो इसको कैसे जमाओगे ए का 1/3 बी है, ऐसा बोल रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए और बट्टे में लिखोगे बी, तो आ जाएगा 3:1। यहाँ पे लिखोगे ए और बट्टे में लिखोगे बी, तो आएगा 3:1। जब ए से 30 अधिक है, कौन अधिक है भाई, सी 75 है, जो कि एक ए से 30 अधिक है। अब सी को दे के रखा है, सी को दे के रखा है, सी जो है ना 75 है, तो इसको तो यहाँ पर शायद करना भी नहीं पड़ेगा, ये जो हमने जमा दी इसकी तो जरूरत भी नहीं है। रुको इसको काट देते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ए से 30 अधिक है, कौन भाई, सी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी। सी जो है वो 75 है और ए से 30 अधिक है, इसका मतलब ए जो होगा 30 कम होगा। अगर जो सी है 75 है और ए से 30 अधिक है, इसका मतलब जो ए होगा ये इससे 30 अधिक है, इसका मतलब जो ए होगा वो 30 कम होगा, मतलब 45 होगा। मतलब क्या होगा, 45 होगा, ए 45 होगा। और अब आपको मालूम है जो बी है ना वो ए का 1/3 है, तो ए का, ये तो आपने निकाल लिए हो,
a का 1/3 कर लो, हालांकि यहीं पर डायरेक्टली कर लो लेकिन कोई बात नहीं, सिखा देते हैं। ठीक है, a का 1/3 b है, तो a तो 45 दिया, उसका 1/3 जब करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 को काट दोगे 15, 15 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में। क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब ये तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया भाई, ये केवल आपसे फॉर्मूला पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया कि 3x - 2, तो ये तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो क्या बोलता है, a² + b² - 2ab, यही ना होता है, यही ना होता है भाई, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर जब करोगे, लिख देते हैं ना, कई लोग नए हैं तो उसके लिए लिख देते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3x और b का मान है 2y, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए 3x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9x² प्लस 2y² करोगे तो 4 और y का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12xy। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब ये कहाँ पर दिख रहा है, आप उसको कर दो। हालांकि आप ना और भी ज़्यादा दिमाग से काम कर सकते हो, पहले तो इसको कर लो भाई, पहले इसको कर लो फिर बताएंगे दिमाग फिमाग। ठीक है, तो पहले इसको कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12xy। कौन सा ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी से कि माइनस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना था। एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला ही याद होता ना a², क्योंकि आप देखिए स्टैंडर्ड जिस तरह का रहता है ना, उसी तरह के आपको पेपर भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार जनरली यही होता है 80% कि जिस तरह का स्टैंडर्ड रहता है पेपर का, उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम तो आपको हर चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर समझिए a² + b² - 2ab, तो a², तो आप देखिए a² और प्लस है ना, प्लस है b², तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ही होगा। फिर उसके बाद ये माइनस, चूंकि यहाँ पर लगा तो इसमें माइनस होगा फॉर्मूले में ना। अगर आपको ये याद होता तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो प्लस वाला एक और एक यही था, अब माइनस वाला, तो देखिए ये तो प्लस है तो ये तो कट ही नहीं सकता, इसमें सब में प्लस है, जबकि यहाँ पर तो माइनस है। केवल आपको यही देखना था कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बीच में क्या लगा है, माइनस, तो इसमें माइनस होना चाहिए कहाँ पर, इसके बीच। तो माइनस किस किस में था, माइनस किस में था, पहले ही आपको केवल इसको देखकर सबसे पहले समझ जाना चाहिए था कि 2ab के सामने माइनस लगा होगा। अगर ये प्लस वाला होता तो 2ab के सामने प्लस होता। ठीक है, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है आपको, तो आप समझते कि यहाँ पर माइनस है मतलब -2ab होना चाहिए। माइनस कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। चूंकि अब यहाँ पर माइनस है तो a² प्लस होता है ना b², तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस कहाँ पर है, प्लस केवल इसमें ही, तो यही ना आंसर होगा, इसमें तो माइनस है, इसको आपने कैंसिल कर दिया। क्लिक हो रहा है, तो इस तरह के आपको ऑप्शन से ही करना है, इसी तरह के आपको मेहनत करनी कि भाई ऑप्शन से ही आपसे मजा आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a को 3 बार गुणा करना है, b को 3 बार गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, a को जब 3 बार गुणा करोगे तो a³ कर दोगे, b को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो b³ कर दोगे, तो आपका आंसर हो गया a³ और b³। कहाँ है भाई a³ और b³, a³ और b³ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, हाँ तो देख लीजिए, हम बता दें कि भाई a³ को b³ a³ और b³ को आपने ऐसे लिख दिया, 3 बार a का गुणा किया a³, 3 बार b का गुणा किया b³, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो कोई गलत थोड़ी ना कर दिया, बिल्कुल सही, a और b किया होल क्यूब। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक और हम क्वेश्चन आपको बना के दे देते हैं भाई। कल को ऐसा दे देगा 3x³ इंटू 2x⁵ इंटू 3x², तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और एक दे रहे हैं 3x² प्लस 2y² प्लस 3x² प्लस 3y, इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसका आंसर बताइए, 3x³ इंटू 2x⁵ इंटू में यदि x है ना, इंटू में यदि x है तो उनकी घात आपको नहीं देखनी है। ठीक है, इंटू में यदि x है तो उसकी घात आपको नहीं देखनी है, डायरेक्टली गुणा करना और घातों को जोड़ देना है। मतलब बेस समान हो तो घातों को जोड़ दे। तो पहले तो आप गुणा कर दीजिए, पहले तो आप सबका गुणा कर दीजिए जितने भी नंबर दिए ऊपर वाले में। ठीक है, पहले वाले का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, या फिर इसको छोड़ दे कि आप ही सॉल्व करोगे, लेकिन करवा देते हैं चलो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमको याद रहा नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन दिया, इसीलिए करवा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और दूनी 18, तो ये हो गया 18। और चूंकि देखिए x समान जात के है ना, x समान जात के हैं, y तो नहीं है ना कोई, y भी होता तो गुणा में उसको भी लिख देते हैं, लेकिन अब सब x हैं तो x के पावर मतलब बेस तो समान है और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये 3 5 8 हो गया और 2 10 हो गया, तो x की घात 10, 18x की घात 10 आपका इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब चल
सेकंड वाले पे। ओह माय गॉड, सेकंड वाला तो मिटा ही दिया, अब तो आ भी नहीं सकता है। कोई बात नहीं, जो भी आंसर था भाई देख लीजिएगा और उसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो बहुत कुछ सीख लिया होगा, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, आपने क्विज भी खेल लिया होगा और टेस्ट भी लगा लिया। एक प्रकार से जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप इसमें एक प्रकार से टेस्ट भी दे रहे हैं भाई कि आपसे कितना बन रहा है, आप किस तरह के अप्रोच लगा रहे हैं। और आपको जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है, जो हम आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं कि आपको ये याद रखना है, पेपर में ऐसे करना है वैसे करना, इसको सीखोगे तो ही आप महारथी हो पाएंगे। ठीक है, तभी आपसे बहुत अच्छी तरह से मैथ्स बनेगा और विद इन सेकेंडों में आप आंसर निकाल पाएंगे, केवल इन सारी टेक्निकों का यूज करने के बाद ही, है ना। वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छी तरह से सीखते रहें और जो भी डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड, जितने भी डाउट होंगे आप हमें बताएं कि हाँ सर ये डाउट है वो डाउट है, जो भी चीजें रहता है आप बेहिचक पूछें। चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।